उम्मी जाकर सो गईं। फिर मेरी बहन मेरे पास आई। रात का वक्त था और घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी सहम कर सो गई हो। मैं अपनी कॉपी खोले कल के टेस्ट की तैयारी कर रहा था जब दरवाजे के पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो आज़ा खड़ी थी, आंखों में जैसे कोई खौफ छुपा था। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गई और बोली कि वो सो नहीं पा रही। इसके ज़हन में आज स्कूल में होने वाली कुछ बातें बार बार गूंज रही है। इसने बताया कि आज एक लड़की का बस्ता गायब हो गया था और सब बच्चे हंस रहे थे, मगर टीचर के पूछने पर पता चला कि जिस बच्चे को सब नेक और अच्छा समझते थे, इसी ने चीज़ छुपाई थी। आज़ा के लहजे में अजीब सा लर्जा था। वो बोली कि इसे पहली बार लगा कि हर मुस्करा कर बात करने वाला शख्स अच्छा नहीं होता और हर खामोश रहने वाला बुरा नहीं होता। जिंदगी चेहरे से नहीं, किरदार से पहचानी जाती है। मैं इसे देखता रहा और सोचता रहा कि ये मेरी छोटी बहन कब इतनी बड़ी बातें समझ गई। शायद वक्त इंसान को उम्र से पहले बड़ा कर देता है। मैंने इसका हाथ थामा और इसे तसल्ली दी कि दुनिया में धोखा भी है और सच्चाई भी, मगर जो दिल मजबूत रखता है वो कभी शिकस्त नहीं खाता। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने इसे कहा कि वो अल्लाह का नाम लेकर सो जाए, क्योंकि खौफ इंसान के जहन में होता है, हकीकत में नहीं। वो मेरे कंधे से लगकर चंद लम्हे रोती रही, शायद दिल का बोझ हल्का कर रही थी। फिर उठकर खामोशी से चली गई। कमरे में फिर खामोशी फैल गई, मगर इस रात पहली बार मुझे लगा कि हम दोनों बहन भाई बड़े हो रहे हैं और जिंदगी के सबक दीवारों पर नहीं, हालात पर लिखे होते हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जैसे ही खिड़की के पर्दों से छन कर अंदर आईं तो मैं नींद से जागा, मगर जहन अब तक इस रात के लम्हों में कहीं फंसा हुआ था जब आज़ा मेरे पास खौफ और उलझन लेकर आई थी। मैंने बिस्तर से उठते हुए एक गहरी सांस ली और कमरे की घड़ी की तरफ देखा। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे जिंदगी खुद हमें बता रही हो कि रुकना मत, हालात चाहे कैसे भी हो, सफ़र जारी रखो। बाहर जाकर मैंने देखा उम्मी किचन में खाना पका रही थीं और उनके चेहरे पर वही मामूली सुबह वाला इत्मीनान था कि सब कुछ ठीक है। मगर मैं जानता था कि इस घर की दीवारों के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो अभी लफ्ज़ों में नहीं आया। आज़ा अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर कोई जवाब न आया। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो वो बेड पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे दुनिया इसके लिए बदल चुकी हो, जैसे वो एक ऐसे सवाल में उलझ गई हो जिसका जवाब इसे खुद भी नहीं मिल रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, आज़ाद तैयार हो जाओ, स्कूल का वक्त हो रहा है। मगर इसने सर मोड़कर मुझे देखा भी नहीं। इसके गालों पर नमी जैसे रात भर की खामोश फिक्र का सबूत थी। मैं इसके पास बैठा और नरमी से पूछा, क्या तुम अब भी रात वाली बात सोच रही हो? वो आहिस्ता बोली, भाई, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के अच्छे होते हैं? इस एक सवाल ने जैसे मेरे अंदर कहीं दूर छपी तल्ख यादों को चीर दिया। मैंने शायद पहली बार उसकी उम्र से बड़ी सोच को महसूस किया। मैंने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया में खालिस भी होते हैं, जो किसी के दर्द पर हंसते नहीं बल्कि इसे समझते हैं। वो खामोश रही, मगर उसकी खामोशी में कई सवाल लिपटे थे। फिर हम स्कूल के लिए निकले। रास्ता दूसरे दिनों की तरह नहीं था। फिजा में एक अजीब भारीपन था, जैसे हम दोनों अपने अपने दिल में कोई बोझ उठाए चल रहे हों। स्कूल पहुंचकर मैंने नोट किया कि आम दिनों की हंसी मजाक की आवाज़ें आज जैसे दब गई थी। शायद मेरे जहन का वहम था, मगर हर चीज़ मुझे बदलती हुई महसूस हो रही थी। आज़ा अपनी क्लास की तरफ चली गई और मैं अपनी। मैंने इसे जाते देखा तो वो आम दिनों की तरह तेज़ कदमों से नहीं चल रही थी, बल्कि जैसे हर कदम सोच कर रख रही हो। मेरी क्लास के लेक्चर ख़त्म होने के बाद ब्रेक हुई तो मैं दूर से देख रहा था कि आज़ा कॉरिडोर में खड़ी किसी से बात करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही। इसकी क्लास में वही लड़की जिसका बस्ता छुपा था, आज बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे के साथ बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वो किसी से गुफ्तगू नहीं कर रही थी। इसकी उस्ताद इसे दिलासा दे रही थी, मगर बच्चे अब भी इस पर हंस रहे थे। मैंने महसूस किया कि ज़ाहिरी तकलीफ़ अक्सर खामोश होती है, मगर लोगों की नज़र फिर भी इस पर तंज का निशाना बना देती है। कुछ मिनट बाद अचानक एक हंगामा सुनाई दिया। एक बच्चे ने ज़ोर से कहा, देखो, वो खुद रोने की एक्टिंग कर रही है। असल में तो इसने टीचर के सामने तमाशा जमाया था और क्लास के चंद बच्चे हंस पड़े। मैंने दूर से देखा, आज़ा के हाथ में पकड़ी किताबें लरज़ने लगे। वो तेज़ कदमों से वहाँ से हटी और स्कूल के पिछले बाग की तरफ गई। मैं दिल में घबराहट लिए इसके पीछे गया। वो एक दरख्त के पास रुक कर बैठ गई और उसने आसमान की तरफ देखते हुए जैसे खुद से बात की, क्या लोग सिर्फ इसलिए ताकतवर होते हैं कि उनके पास हंसने वाले ज़्यादा होते हैं?
क्या सच इसलिए कमज़ोर होता है कि इसे कोई सुनता नहीं? मैं इसके पास पहुंचा और आहिस्ता से कहा, आज़ा, दुनिया बदलेगी नहीं मगर तुम बदल सकती हो। तुम्हारे अंदर की ताकत वो है जो कोई छीन नहीं सकता, ना हंसी ना तंज ना वक्त। इसने मुझसे पूछा, लेकिन अगर कोई सच में अकेला हो जाए तो फिर क्या करे? मैंने कहा, अकेला होना बुरा नहीं। अकेला होना इस वक्त बुरा है जब तुम अपनी कदर भूल जाओ। और वो चंद लम्हे मेरी बात सुनती रही, फिर खामोश होकर उठ गई और वापस क्लास चली गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद बहन सिर्फ उम्र में छूटी नहीं, कभी कभी वो एहसास में भी बड़ा सबक बन जाती है। घर लौटे तो शाम के वक्त उम्मी ने खाने की मेज़ पर हमें देखते ही पूछा, आज तुम दोनों अजीब से क्यों लग रहे हो? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। मैं चाहता था उम्मी को बताऊं मगर आज़ा के चेहरे पर एक दरख्वास्त जैसे लिखी थी, खामोश रहूं अभी नहीं। और मैं खामोश रहा। खाने के बाद उम्मी कुछ देर के लिए बाहर गईं, मैं और आज़ा टीवी लाउंज में बैठे थे। कमरे में एक नीम अंधेरा सा सुकूत था। अचानक इसने कहा, भाई मैंने एक फैसला किया है। अब से मैं किसी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी, ना मजाक ना तंज ना धोखा। मैंने मुस्कुराकर इसे देखा। तुम्हारे अंदर एक लड़की से ज्यादा एक लड़का इंसान छुपा हुआ है और यही तुम्हारी असल ताकत है। हम दोनों ने कुछ देर खामोश रहकर हर वो खौफ, हर वो सवाल दिल में दफन करने की कोशिश की जो कल से हमें थका रहा था। रात जब आई तो मैं नींद में जाते हुए बस एक बात सोच रहा था, शायद इंसान की असल तरबियत किताबों से नहीं होती। कभी कभी जिंदगी के एक दिन का दर्द पूरी उम्र की समझ दे जाता है। अगले दिन की सुबह पहले दिनों से मुख्तलिफ थी। घर के माहौल में एक खामोश संजीदगी फैली हुई थी, जैसे दीवारों तक को एहसास हो गया हो कि इस घर के दो बच्चों ने वक्त के सामने पहली बार आंख उठाकर देखा है। मैं नाश्ता कर रहा था कि आज़ा आहिस्ता से किचन में आई और उम्मी के हाथों को देखने लगी, जैसे इसका दिल कुछ कहना चाहता हो मगर जुबान अल्फाज तक न पहुंच पा रही हो। उम्मी ने पूछा, सब ठीक है? मगर आज़ा ने सिर्फ एक हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा वो अभी भी अंदर से लड़ रही है, शायद खुद से, शायद दुनिया से। स्कूल के लिए निकले तो रास्ता आज पुरसुकून था, लेकिन हमारे कदमों में एक अजीब मजबूती थी, जैसे कल की रात ने हम दोनों को छुपाकर ताकत दे दी हो। स्कूल पहुंचने पर बच्चों का हुजूम हमेशा की तरह शोर मचा रहा था, मगर हुजूम में कुछ चेहरे खौफ दिलाते हैं और कुछ चेहरे रास्ता दिखाते हैं। आज़ा अपनी क्लास में गई तो मैंने फासले से देखा कि वो आज पहले से मुख्तलिफ थी। वो खामोश ज़रूर थी मगर कमज़ोर नहीं। इसके हाथ में किताब नहीं थी मगर शायद इसके दिल में एक नया सबक था। अचानक क्लास की वही लड़की जिसका बस्ता छुपा था आज़ा के पास आई और धीरे से बोली, क्या तुम कल मेरा साथ क्यों नहीं देती? इस सवाल ने मुझे दौर से चौंका दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अक्सर वही लोग मदद मांगते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो मजबूत है। आज़ा ने धीरे से कहा, मैं चाहती थी मगर मैं खुद भी डरी हुई थी। और यही जुमला दोनों के दरमियान जैसे एक ऐसी दीवार तोड़ गया जो बच्चों की दुनिया में कभी हंसी और कभी आंसुओं की बुनियाद बुनती है। दोनों बच्चियां खामोश होकर कुछ लम्हे एक दूसरे को देखती रहें, मगर उनकी खामोशी में एक दोस्ती का बीज था जो शायद आने वाले वक्त में एक दरख्त बन जाए। दिन आगे बढ़ा, पीरियड खत्म हुए, घंटियां बजती रहें, मगर मैं हर लम्हा सोचता रहा, लोग समझते हैं कि बच्चे कमज़ोर होते हैं मगर हकीकत यह है कि बच्चों की दुनिया का वज़न बड़ा है, बस वो इसे लफ्ज़ों में नहीं तोल सकते। घर वापसी पर उम्मी ने हम दोनों को अपने सामने बिठाया और बोले, तुम दोनों पिछले 2 दिन से बदल क्यों गए हो? मैं और आज़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद पहली बार हमारे दरमियान एक खामोश मुआहिदा था कि हर बात हर जगह नहीं कही जाती। मैंने सिर्फ इतना कहा, उम्मी, कभी कभार हम खुद ही खुद को समझते हैं दूसरों के समझाने से पहले। उम्मी ने मेरी बात पर हैरत भरी निगाह डाली, जैसे वो पहली बार अपने बेटे को बड़ा होता देख रही हो। शाम हुई तो कमरे में बैठे बैठे मैंने सोचा कि जिंदगी हमेशा वाकयात से नहीं बदलती, कभी कभी एक दिन, एक नज़र, एक सवाल इंसान को अंदर से बदल देता है। और मुझे लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक सफ़र था, और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस रात जब सब सो चुके थे और घर अंधेरे में डूबा हुआ था, अचानक नीचे लाउंज में किसी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैं और आज़ा दोनों घबरा कर कमरों से निकले। बाबा भी जल्दी से नीचे आए। उम्मी ने दरवाजे के पीछे से धड़कते दिल के साथ झांका। हमने देखा दरवाजे के करीब एक पुराना भूरा धूल ज़दा संदूक उल्टा पड़ा था, जो शायद कई सालों से स्टोर रूम में रखा था। हैरत की बात यह थी कि वो अपनी जगह से खुद ही कैसे बाहर आया। बाबा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ सा तीर गया, जैसे माजी ने अचानक हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया हो।
उन्होंने आहिस्ता से संदूक उठाया और जब खोला तो अंदर कई पुरानी चीजें थीं, पीले पड़े कागज, एक टूटी कलाई घड़ी, कुछ मक्याले कपड़े और एक डायरी। वो डायरी जिस पर धुंधले लफ्ज़ लिखे थे, अगर कभी ये खिले तो सच मुर्दा नहीं रहता। बाबा ने फौरन इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उम्मी ने रोक कर कहा, सच से भाग कर जिंदगी नहीं गुजरती। और वो डायरी आहिस्ता से हमारे सामने रख दी गई। मैं और आज़ा सहमे हुए थे, जैसे ये कोई आम चीज़ नहीं बल्कि वक्त का दरवाज़ा हो। डायरी खुलते ही पहली लाइनें जैसे पूरी हुआ को थाम लिया, ये कहानी किसी एक की नहीं, हम सब की है। बाबा की सांस रुक गई, उनकी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई। उम्मी बोले, बच्चों को बताओ, कब तक ये बोझ छुपाओगे? बाबा ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, ये डायरी मेरे बचपन की है। वो दिन जब मैं भी कमज़ोर था, जब किसी ने मेरा बस्ता छुपाया था, जब मैंने भी तन्हा रातें गुजारी थीं। हम दोनों बच्चों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखा, जैसे हमने पहली बार बाबा को इंसान के रूप में देखा, एक शख्स जो कभी मजबूत नहीं था बल्कि बनना पड़ा। बाबा ने कहा, मैंने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए खुद को पत्थर बना लिया, और शायद इसीलिए तुम बच्चों तक वो एहसास नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। उनकी आवाज़ लरज़ रही थी। इस लम्हे में ने समझा कि ज़ख्म नस्लों में मुंतकिल होते हैं, जब तक कोई उन्हें रोक कर ना खड़ा हो जाए। आज़ा ने डायरी बंद की और बाबा का हाथ थाम कर कहा, बाबा, हम आपका माजी नहीं बदल सकते, मगर आपका आज हमारे साथ है, और यही काफ़ी है। उम्मी ने रोशनी बढ़ाकर जैसे अंधेरे को पीछे धकेल दिया, और मैंने अंदर ही अंदर महसूस किया कि शायद हर कहानी में एक संदूक होता है, कोई डायरी, कोई राज, कोई आंसू जो वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई उन्हें देखकर समझे। और मैं जानता था कि ये महज आगाज़ है, क्योंकि अब जो दरवाज़ा खिल चुका था, इसे बंद करना शायद मुमकिन नहीं। घर की फिज़ा बदलती जा रही थी। अम्मा की बीमारी, बहन की खामोशी और मेरे दिल में उठने वाले अजीब सवालात, सब एक साथ जैसे हमें किसी नामालूम समत खींच रहे थे। रोज़मर्रा की मसरूफियात के बावजूद अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी अब भी धड़कती थी। एक रात के वक्त अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अम्मा सो रही थीं और पूरे घर में गहरी खामोशी थी। मैं टॉर्च उठाने ही वाला था कि मुझे बाहर वाले सहन से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने कदम रखे हों। दिल धड़का, मगर हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। सहन के एक कोने में रोशनी सी झलक रही थी, जैसे कोई टॉर्च दौर से चला रहा हो। मैं दीवार के साथ लगकर करीब गया। बाहर गिल्ली में 3 आदमी खड़े थे, आहिस्ता आवाज़ में बात करते हुए। उनके जुमलों में से कुछ मेरे कानों तक पहुँचे, 2 दिन और फिर सब कुछ हमारे कब्जे में होगा। घर की हालत देखी है, बेवा औरत, बस वक्त आते ही दस्तक दे देंगे। ये सुनकर मेरा जिस्म कांप गया। मैं फौरन पीछे हटा और दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन लोग थे? किस कब्जे की बात कर रहे थे? क्या वो हमारे घर को निशाना बना रहे थे? कुछ और। मैं अंदर आया तो मेरी बहन जाग रही थी। इसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? मैंने पहले कुछ न कहा, मगर फिर आहिस्ता इसे सब बता दिया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, भाई, हमें अब किसी को बताना होगा। ये बात हम छुपा नहीं सकते। ओ पहली मर्तबा मुझे लगा मेरी छोटी सी लगने वाली बहन अब मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो रही है। वो खड़ी हुई, खिड़की के पास जाकर बाहर देखा और बोली, अभी हम अकेले हैं। अगर वाकई कुछ होने वाला है तो हमें तैयार रहना होगा। इसी लम्हे अंदर से अम्मा की खांसी की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक उठे। शायद उन्होंने हमारी आहिस्ता आवाज़ें सुन ली हो। वो दरवाज़ा थाम कर खड़ी थीं। क्या बात है बच्चों? हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि अभी अम्मा को पूरी बात न बताएं। वो पहले ही बीमारी और फिक्र में थीं। मज़ीद बोझ डाला जुल्म होता। मैं आगे बढ़ा और नर्म लहजे में कहा, अम्मा कुछ नहीं, बस मैं और बहन देर तक जाग गए थे, आप आराम करें। अम्मा ने थकी हुई नज़रों से हमें देखा और आहिस्ता से कहा, घर की हिफाजत सिर्फ दरवाज़ों से नहीं होती, एक दूसरे के दिल और नीयत भी मजबूत हो तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये कहकर वो वापस अपने बिस्तर पर चली गई। मैं और बहन उनके अल्फाज सोचते रह गए। शायद ये जुमला आने वाले दिनों के लिए इशारा था। रात गहरी हो रही थी, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। बहन मेरे पास आकर बैठ गई और धीमी आवाज़ में बोली, भाई, कल सुबह हमें किसी पर भरोसा करने का फैसला करना होगा, क्योंकि अब हालात बदलने वाले हैं। और हम दोनों खामोश बैठे रहे, जैसे आने वाले कल के इंतज़ार में। सुबह की अज़ान के साथ ही घर में हल्की हलचल पैदा हुई।
रात की गुफ्तगू और बाहर सुनाई गई आवाज़ें अब भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं। मैं खिड़की से झांक कर गिल्ली की तरफ देखने लगा, लेकिन गिल्ली बिल्कुल खाली थी, जैसे रात सब कुछ एक ख्वाब हो। अम्मा को आज बुखार ज्यादा था, इसलिए वो बिस्तर से उठ ना सकी। उनकी कमजोरी को देखकर मेरा दिल और ज्यादा बोझल हो गया। हमने चुपचाप पानी और दवा रख दी, मगर उनकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी नुमायां थी। मुझे लगता है हम अब किसी से मदद मांगे बगैर नहीं रह सकते, बहन ने धीरे से कहा। मैंने सर झुकाकर बात सुनी, मगर ज़हन में सवाल ही सवाल थे। किस पर भरोसा करें, किसके दरवाजे जाएं, और क्या वो लोग वाकई हमारे लिए खतरा है, सिर्फ हमारी सोच का वहम। इसी दौरान दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। धा धड़। मैं और बहन चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। दिल एक लम्हे को जैसे रुक सा गया। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन? बाहर से भारी मगर मानूस आवाज़ आई, मैं हूँ, चचा लियाकत। दरवाज़ा खोलो बेटा। हमने सिक का सांस लिया। चचा अंदर आए तो जैसे घर में जिंदगी लूट आई। अम्मा की हालत देखकर उनके चेहरे पर फिक्र मजीद गहरी हो गई। ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? उन्होंने नम आंखों के साथ अम्मा का हाथ थामा। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बस थक गई हूँ लियाकत। जिंदगी की जंग थकी देने लगती है। कमरे की फिजा एक लम्हे को खामोश हो गई। फिर बहन ने कदम बढ़ाए और वो बात कह दी जो हम पूरी रात सोचते रहे थे। चचा, हमें अब से एक बात करनी है। ये घर शायद अब महफूज नहीं रहा। चचा की नज़र हम दोनों पर जिम गई। क्या मतलब? बात साफ साफ बताओ। ओ, मैंने कांपती आवाज़ में रात वाला वाकया बता दिया। गिल्ली में खड़े 3 आदमी, उनकी गुफ्तगू और कब्जे का जिक्र। बात मुकम्मल हुई तो चचा गहरी सांस लेकर उठे और सह में टहलने लगे। कुछ देर बाद वो वापस आए और बोले, तुम दोनों ने जो सोचा वो गलत नहीं। दुनिया में कमज़ोरों पर नज़र रखने वाले लोग बहुत होते हैं, मगर मसला सिर्फ घर का नहीं, कुछ और भी है जिसे तुम दोनों नहीं जानते। हम दोनों हैरान रह गए। क्या मतलब चचा? क्या और बात है? बहन ने फौरन पूछा। चचा लियाकत ने दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ मध्यम की और कहा, ये घर सिर्फ छत नहीं, इसके पीछे एक राज है। एक ऐसा राज जिसकी वजह से तुम्हारी माँ गुज़िश्ता साल से परेशान है। हम दोनों ने एक जुबान है कर कहा, कौन सा राज? चचा ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे अबुआ के जाने के बाद कुछ लोग इस घर के कागजात चाहते थे। तुम्हारे अबुआ ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि ये कागज़ कभी गलत हाथों में न जाना चाहिए। ये बात बिजली की तरह हम पर गिरी। हमारी सोच तो सिर्फ रात के वाक़ये तक थी, मगर मामला कहीं ज्यादा गहरा था। बहन की आंखें नम हो गईं। चचा, अब हमें क्या करना चाहिए? चचा ने मजबूत लहजे में कहा, कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम हकीकत जान लो और ये फैसला करो कि इस घर की कीमत तुम अदा कर सकते हो या नहीं। हम दोनों खामोश हो गए। अब लग रहा था कि असल कहानी अभी शुरू होने वाली है। इस रात जब हम सब खाने के बाद अपने कमरों में चले गए तो घर की फजा में एक खामोश बेचैनी तैरने लगी, जैसे हुआ भी ये सोच रही हो कि कल क्या होने वाला है। मैं अपने बिस्तर पर बैठा किताब खोलने की कोशिश करता रहा, मगर अल्फाज आंखों से फिसलते गए। जहन बार बार आज़ा की बदलती हुई कैफियत की तरफ जाता रहा। मैं सोचता था कि एक छोटा सा वाकया किस तरह इंसान के अंदर हलचल बर्पा कर देता है, जैसे रूह के किसी कोने में सोया खौफ जाग उठा हो। अचानक कमरे के बाहर हल्की आहट हुई। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और बाबा अंदर आए। उनके चेहरे पर परेशानी की छाप थी। वो मेरे पास बैठे और आहिस्ता से बोले, तुम दोनों कुछ दिनों से बदल से गए हो। मुझे लगता है शायद स्कूल में कुछ हुआ है या तुम दोनों दिल में दबाकर बैठे हो। मैं कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ हल्क में अटक गए। फिर मैंने खुद से लड़ते हुए कहा, बाबा, कभी कभी इंसान खुद ही लड़ाई लड़कर जीतना चाहता है, चाहे वक्त लग जाए, मगर वो दीवार खुद तोड़ना चाहता है। बाबा ने मेरी बात गौर से सुनी और बोले, बेटा, कभी खुद लड़ना ज़रूरी होता है, मगर कभी किसी का हाथ थाम लेना और किसी को हाथ देना भी हिम्मत होती है। और ये बात मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। इसी लम्हे बाहर के कमरे से आज़ा की आवाज़ आई, जैसे वो डर के मारे कुछ कहना चाह रही हो। हम दोनों फौरन बाहर गए तो देखा वो सोफे के किनारे बैठी थी और उसके सामने स्कूल की वही लड़की खड़ी थी जिसका बस्ता छुपा था। मुझे हैरत हुई कि वो यहाँ कैसे आई। आज़ा की आवाज़ टूट रही थी, बाबा, मैं इसे स्कूल से घर लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगा ये अकेली है और शायद इसे दोस्त की ज़रूरत है। बाबा की नज़रें बदल गईं, जैसे उन्होंने पहली बार आज़ा को उम्र से बड़ा देखा हो। वो लड़की आंखों में नमी लिए बोली, आंटी ने मुझे लेने आना था मगर वो नहीं आए।
मैं बहुत डर गई थी और किसी से बात नहीं कर पा रही थी। इसके अल्फाज में वही टूटा हुआ यकीन था जो कल आज़ा के दिल में था। उम्मी ने आगे बढ़कर इसे पानी दिया और कहा, बेटा, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े दुख वो होते हैं जिन पर कोई रोता भी नहीं। तुम आज यहाँ हो यही काफ़ी है। माहौल लम्हे भर में बदल गया, जैसे घर की दीवारों ने भी सांस ले ली हो। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की सो गई तो आज़ा मेरे पास आकर बोली, भाई, मैं डर नहीं रही। मैंने अपने दिल का बोझ बांध लिया है। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और सोचा कि शायद इंसान मजबूत इसी दिन बनता है जब वो दूसरों की तकलीफ देखकर अपनी तकलीफ भूलना शुरू कर दे। रात भर में नींद और ख्यालात के बीच झूलता रहा, सोचता रहा कि ज़िंदगी दरअसल सिर्फ गुजरता वक्त नहीं, ज़िंदगी वो होती है जब दिल किसी और के दर्द पर धड़कता है। शायद यही बड़ाई थी, यही इंसानियत। और शायद इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि कहानी अब आगे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। सुबह जब हम सब उठे तो घर के माहौल में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे रात की खामोशी ने सब जख्मों पर मरहम रख दिया हो। वो लड़की जिसे आज़ा अपने साथ घर लाई थी, नाश्ता की मेज़ पर खामोश बैठी थी और नज़रें नीची किए अपने हाथों को देखती रही, जैसे वो सोच रही हो कि क्या इसे यहाँ रहने का हक भी है या नहीं। उम्मी ने इसके सामने प्लेट रखी और नर्म लहजे में कहा, बेटा, खाना खाओ, भूखे दिल पर सोचें और दुख ज्यादा चुभते हैं। इस एक जुमले में शायद इतनी शफकत थी कि इसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो फिर भी चुप रही। आज़ा इसके साथ बैठ गई और आहिस्ता से बोली, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। इसके अल्फाज में जो सच्चाई थी इसने मुझे भी हैरान कर दिया। बाबा ने स्कूल फ़ोन करके बताया कि लड़की हमारे पास है और वो ठीक है। इस दौरान मुझे लगा कि शायद एक छोटा सा फैसला, किसी को सहारा देना, कभी कभी जिंदगी बदल देता है। स्कूल का वक्त हुआ तो हम तीनों एक साथ निकले। रास्ते में आज़ा इस लड़की का हाथ पकड़े चल रही थी और मैं पीछे से देख रहा था कि कैसे एक जख्म जो कल तन्हाई में बैठा था आज दोस्ती के साथ चल रहा है। स्कूल पहुंचकर लोग हैरान थे कि ये दोनों अब साथ क्यों हैं। कुछ ने सरगोशियों में बातें की, कुछ ने तंज किया, लेकिन आज़ा के चेहरे पर वही मजबूती थी जो पहली बार मैंने कल रात देखी थी। वक्फे के दौरान जब कुछ लड़के इस लड़की के पास आए और मजाक में कहा कि वो क्यों छुपाया था बस्ता, तो वो खामोश रही। लेकिन इस बार आज़ा ने आगे बढ़कर कहा, वो कसूरवार नहीं थी, जिसने इसका बस्ता छुपाया था वो कोई और था, और अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत है तो इसका नाम भी लो। ये बात सुनकर सब चंद लम्हों के लिए चुप हो गए, जैसे हकीकत ने एक थप्पड़ मार दिया हो। मगर सच हमेशा चोट देता है, और इस लम्हे क्लास के एक लड़के ने गुस्से में कहा, हम क्यों नाम लें? जो हुआ अच्छा ही हुआ, सबके सामने किसी की इज्जत गई, यही मज़ा है। इसके इस जुमले ने जैसे मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान तब कमज़ोर नहीं होता जब वो रोता है। इंसान तब कमज़ोर होता है जब वो जालिम के सामने खामोश रहता है। मैं आगे बढ़ा और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, इज्जत छीनने वाले को ताकतवर समझना गलत है। सच बोलने वाला ही असल बहादुर है, और अगर हमने कुछ नहीं कहा तो हम भी इसी जुर्म में बराबर के हैं। मेरे ये अल्फाज शायद अजीब थे, मगर इस लम्हे कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ ने नज़रें झुका लें और कुछ पहली बार सोच में पड़ गए कि शायद ये खेल, ये मजाक, ये हंस किसी के दिल की कब्र भी हो सकती है। दिन ऐसे ही गुजरा और जब हम घर वापस आए तो उम्मी ने हम तीनों को सामने बिठाया और कहा, जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान नंबरों का नहीं होता, इंसानियत का होता है। और आज तुम लोग इसमें पास हुए हो। रात को मैं छत पर बैठा आसमान को देख रहा था, तारे बेशुमार थे, हर एक अलग मगर एक जैसे। मुझे लगा इंसान भी यही हैं, हर एक अलग मगर दर्द में सब एक जैसे। शायद इसीलिए दिल चाहता है कोई हाथ थाम ले, कोई कह दे मैं हूं ना। और मैं जानता था कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल कहानी तो अभी शुरू हो रही है। अगले दिन जब सुबह का उजाला दीवारों पर चढ़ने लगा तो घर में एक गैर मामूली खामोशी थी, जैसे रात ने कोई राज छुपा लिया हो जो अभी किसी को मालूम नहीं। मैं ड्राइंग रूम से गुजरा तो देखा कि बाबा किसी फ़ोन कॉल पर सख्त लहजे में बात कर रहे थे। उनका चेहरा मामूल से ज़्यादा तनाव भरा था, जैसे कोई खबर उन पर गरां गुजर रही हो। आज़ा और वो लड़की एक साथ बैठी थीं, मगर आज दोनों के चेहरों पर एक ही खौफ था, अनजाना बे आवाज़ मगर गहरा। स्कूल जाते हुए भी फिज़ा बदली बदली थी, जैसे हुआ खुद कह रही हो कि कुछ होने वाला है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल ने हमें दफ्तर में बुलाया। वहां वही लड़की की खाला मौजूद थी, आंखों में नमी और लहजे में शर्मिंदगी। उन्होंने कहा, हमें देर का एहसास हुआ, बच्चे कभी कभी अपनी तकलीफ बताते नहीं। हम बड़े समझते रहते हैं कि सब ठीक है। इस लम्हे मुझे लगा कि कभी कभी बड़ों की खामोशियां बच्चों के दर्द से ज्यादा भारी होती है।
अचानक प्रिंसिपल ने बात बदली और कहा, कल जिस बच्चे ने बस्ता छुपाया था, इसका नाम सामने आ गया है और उसने भी बताया कि ऐसा क्यों किया। हम सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। असल हकीकत ये थी कि इस बच्चे को घर में मुसलसल ताने मिलते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसने अपनी कमज़ोरी पर पर्दा डालने और ख़ुद को ताकतवर दिखाने के लिए किसी और को कमज़ोर करना ज़रूरी समझा। ये सुनकर मैं अंदर से कांप गया, क्योंकि कल तक हम सब इसे जालिम समझ रहे थे, मगर आज इसकी कहानी ने दुखा दिया कि कभी कभी जालिम खुद सबसे ज़्यादा ज़ख्मी होता है। घर लूटे तो बाबा ने हमें सामने बिठाया, मगर इस बार उनके सवाल अलग थे। क्या खुद को मजबूत बनाने के लिए किसी और को तोड़ना ज़रूरी है? क्या हम कभी सोचते हैं कि हम खामोश रहकर किसी दुख का हिस्सा बन जाते हैं? उनकी आंखों में कई बरसों का तजर्बा था और शायद कोई पुराना दुख भी। मैंने पहली बार महसूस किया कि बाबा के दिल में भी कोई राज सोया हुआ है जो अभी बोला नहीं। जैसे ही रात हुई, मैं छत पर बैठा सोच रहा था कि जिंदगी कहानियों से भरी है, लेकिन कुछ कहानियां जख्मों से लिखी जाती है। मेरे जहन में एक ख्याल उभर रहा था, शायद हमारी बहन, वो लड़की, वो बच्चा जिसने बस्ता छुपाया। सब किसी न किसी डर के असीर हैं, और शायद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा इंसान नहीं बल्कि वो खौफ होता है जो दिल के अंदर जड़ पकड़ ले। तभी मेरे पीछे आज़ा ने आहिस्ता कहा, भाई, मुझे लगता है ये सब सिर्फ एक आगाज़ है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी थी जो उम्र से भारी थी, और मुझे लगा कि वाकई ये कहानी अब एक नई शक्ल लेने वाली है, एक ऐसा मोड़ जो शायद हम में से किसी के भी सोच में नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो दोबारा मेरी तरफ देखने लगी। मैं मनाजिर में ही खोया हुआ था कि फरह मेरी तरफ मड़ी और उसकी नज़र फिर इसी जगह पर रख गई। उसने कहा, भाई आप नीचे चले जाएं, मैं आपके कमरे की सफाई कर लेती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया। मैं सोच ही रहा था कि इतने में फरश भी ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसके अंदर कहीं भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को इस हालत में देखा है। जब मैंने उसे नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। फरह काम ख़त्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, भाई पानी पिला दें। मैं उठा और फरज से पानी निकाल कर उसे दिया। पानी देते हुए मेरी नज़र उसके जिस्म पर थी, जो करीब से देखने पर और वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए फ़रक बोली, भाई क्या देख रहे हो? मैं घबरा के बोला, नहीं कुछ नहीं। मैंने गिलास दिया और कहा, अब बताओ खाना क्या बनाना है? वो बोली, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। वो सोफे से उठ के मेरे सामने से गुजरी और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा सोता हुआ जिस्म हरकत में आ गया। मैं उस मंजर से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। फरह ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला था। खड़ी थी, मैं उठने लगा तो फरह बोली, भाई थोड़ी मदद कर दो, ये गोश्त का पैकेट फ्रीजर से नहीं निकल रहा। मैं फरश के पीछे गया और कहा, मैं हटा के निकाल देता हूँ। फरह बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगा लो, निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और फ्रीजर के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद गोश्त का पैकेट निकल आया और फरह हंसने लगी और मैं नीचे देख रहा था। उसकी नज़रें वहाँ थीं जहाँ मैं उठा हुआ था। फरह ने देखते ही कहा, भाई आप उसे पानी में डाल दें, जब तक ये नरम हो जाए तो मैं खाना बना देती हूँ। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप यहीं रहना, मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं टीवी देख रहा था वो अपने कमरे में चली गई और मैं टीवी देखने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में तो फरश थी। अब मुझे लग रहा था कि फरह को भी वही ख्याल अच्छा लग रहा था और मैं भी फरश के सामने करने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि फरह का रवैया ही ऐसा था। फरह के ख्याल से ही मैं खुश हो जाता था। घर में खूबसूरत बहन हो और वो भी अकेली हो, फिर तो ऐसा ही होता है। मैं उन्हें ख्यालात मैं गुम था कि फरह की आवाज़ आई, भाई। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। उससे पहले मैंने फरह को उस हालत में नहीं देखा था। फरश ने सफ़ेद शर्ट पहनी थी जो बहुत हल्की थी और उसने उसे गीली जल्द पर पहन लिया था। ओछी शर्ट और गलाबी पाजामा। मुझे ऐसे देख रही थी। भाई क्या हुआ? क्या देख रहे हो? जैसे ही मैं होश में आया मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दम से ड्रेस मैं बहुत अच्छी लग रही हो। फरह खुश हो गई, अच्छा भाई तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगी? मैंने कहा, तुम पर ये ड्रेस तो बहुत सूट कर रही है। फिर वो चारों तरफ
घूमकर मुझे ड्रेस दिखाने लगी और बोली, भाई अब मैं खाना बना लेती हूँ, तुम बावर्ची खाने में आ जाओ और मेरी मदद भी कर देना। तो मैं भी बस यही चाहता था कि बस फरह को ही देखता रहूं। आज तो ऐसा लगा कि फरह को भाई के साथ वक्त गुजारने का बड़ा मौज था। फिर वो बावर्ची खाने मैं चली गई। जब मैं बावर्ची खाने में गया तो फरह गोश्त धो रही थी। मैंने कहा मदद चाहिए, वो कहने लगी अभी बताती हूँ। वो गोश्त धो रही थी, खूबसूरती में उसका अलग ही रंग दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।